मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है स्वच्छ भारत, उससे संबंधित जितने भी जो पूरा कंप्लीट रिवीजन था उसका एक अलग से वीडियो बना दिया मैंने। अब अपन देखेंगे सारे के सारे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसका कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इसी वीडियो में आपका यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का और यूनिट फोर का चारों के चारों यूनिट है उसका इसी वीडियो में रिवीजन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ आपको एक PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और दूसरे वीडियो देखना चाहते हो आप स्वच्छ भारत से संबंधित, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दे दूंगा, वहाँ से जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। साथ के साथ आपको जो अगर वो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, कोई भी दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है इस समय, राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है, तो उससे संबंधित अगर आप कोई भी बुक खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक दे रहा हूँ। और भी कोई वस्तु खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जाके आप सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट के लिंक पर क्लिक करके कोई भी चीज़ खरीदते हो तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो। यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करेंगे अपन। जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिविजन मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहला है, स्वच्छ भारत अभियान और गांधीवादी स्वच्छता दर्शन के बीच में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो आपके बाद में स्वच्छ भारत अभियान क्या है और महात्मा गांधी ने स्वच्छता के बारे में क्या आपको बताया, उसके बीच में क्या संबंध, इसके बारे में आपको बताना है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि स्वराज से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, स्वच्छता है। तो महात्मा गांधी हमेशा यही बात कही कि पहले स्वच्छता लो, क्योंकि उस टाइम में जिस टाइम में कि वो जो आंदोलन चल रहा स्वतंत्रता का, उस समय भारत में बहुत ज़्यादा महामारी आ रही थी, है ना। और जो फ्लू वगैरह है या फिर जो बर्ड फ्लू होगी या फिर जो अलग अलग प्रकार की बीमारी, संक्रामक बीमारी जो किससे फैले हैं, स्वच्छता से फैले हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने मिल रही थी। तो एक लिए महात्मा गांधी यह बात कही कि स्वराज से पहले की महत्वपूर्ण है स्वच्छता, कि पहले स्वच्छ रहो ताकि कम से कम आप स्वस्थ रहा जब आप स्वतंत्रता को मज़ो ले पाऊंगा। उनके विचार थे स्वच्छता केवल व्यक्तिगत स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की नैतिक और सामाजिक प्रगति से भी जुड़ी हुई है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि स्वच्छता का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहो, बल्कि इसका अर्थ यही है कि आप मानसिक रूप से भी, मतलब अपने विचारों में भी आप नैतिकता के साथ स्वस्थ रहो। दूसरी बात क्या, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहो। अब सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना क्या हो सकता है, मतलब आप सभी लोग क्या कर सकते हो, मिलजुल कर रहो, समाज में सभी लोग हैं वो अपने विचारों को नवीनता लेकर आए। महात्मा गांधी मानते थे स्वच्छ वातावरण ही स्वच्छ नागरिक और सशक्त राष्ट्र का आधार है। तो महात्मा गांधी यही मानते थे, अगर स्वच्छ वातावरण होगा तो इससे क्या है, सभी लोग नागरिक है वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 प्रकार की स्वच्छता के बारे में इन्होंने बात की थी। कौन से अच्छे से देख लो। पहली थी व्यक्तिगत स्वच्छता। तो व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है कि सबसे पहले थानकी की स्वच्छता रखनी अपने खुद की, है ना, अपने शरीर की, अपने वस्त्र जो आप पहनते हो उसकी और घर की, समझ में आ गई। तो आसपास की जो चीज़ें हैं आपके जो खुद से संबंधित थी, सबसे पहले खुद, फिर के बाद में थे जो पहन सहन करो वो, और उसके बाद में थारा घर की स्वच्छता रखो। फिर दूसरा क्या है भाई, घर की स्वच्छता तो कर ली, फिर लेकिन कई लोग क्या, घर तो साफ सुथरा लिए लेकिन बाहर न जाके के कचरो फेंकने को काम करी। तो क्या है, थाना समुदाय में भी स्वच्छता रखनी। समुदाय क्या है, आपको समाज है, आपको जो गांव है उन्हें भी स्वच्छ रखने को कार्य करो। यो भी की को काम है, अपना ही काम है, और कोई कौन करके जाओ। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखें। तो महात्मा गांधी यह बात कही कि हर व्यक्ति को यो कर्तव्य है बके नहीं, आपको गली उनकी जो मोहल्लों को या फिर जो भी जो सार्वजनिक स्थान है उन्हें क्या करो, साफ सुथरा रखो। अगला क्या, जातिगत भेदभाव का अंत। तो महात्मा गांधी ने साफ सफाई को केवल किसी एक वर्ग को मानने का विरोध किया था। तो महात्मा गांधी के कहा कहता कि साफ सफाई है वह केवल एक वर्ग के लिए को नहीं, कि भाई सिर्फ एक जाति है भाई साफ सफाई को काम करे, बल्कि हर व्यक्ति है वो साफ सफाई करनी चाहिए। क्यों, पहले क्या होगा, जो वैश्य है करता उनको कार्य ये है कर तो शुद्ध रहा करता, उनको कार्य यही होया करता कि साफ सफाई काम कराया करता। तो महात्मा गांधी यही बात कही, अगर असमर्थता अगर अपना धन अंत करना है तो क्या करना है, सिर्फ एक जाति को ही काम को नहीं, साफ सफाई करने को, बाकी हर समाज में साफ सफाई पर जुड़ना चाहिए। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 2014 में स्वच्छ भारत अभियान है उसकी शुरुआत की गई। अच्छा, इस अभियान की जो लक्ष्य क्या था, खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करना। मतलब भारत में क्या करते हैं लोग, लगभग लोग क्या खुले में शौच जाना पसंद करते थे उस समय, तो उससे मुक्ति पाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसमें खुले की शौच है उस पर रोक लगाया गया। दूसरा, ठोस एवं तरल
अपशिष्ट प्रबंधन। तो देखो, एक तो कचरो जो अपने घर जो कचरो है ना, ठोस प्रकार को कचरो निकला, प्लास्टिक को लो लकड़ को, किताब कॉपिया को, तो वो क्या ठोस कचरा को निस्तारण करना, और तरल कचरों को, तरल मतलब घरा था रहे जो घरा से बाहर ने जो पानी निकला है उसको निस्तारण करना। तो दोनों प्रकार को निस्तारण करना। जो ठोस कचरा है उन तो क्या करो रिसाइकल के लिए दो, और जो तरल कचरा उसके लिए सोखता गड्ढा बनाया गया था। और क्या है, लोगों को क्या करना है, स्वच्छ आदतों का प्रचार प्रसार करना, और लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि हमें स्वच्छ आदतों को अपनाना चाहिए। और क्या कहा गया कि ये अभियान है, इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। इसको एक जन आंदोलन के रूप में लोगों के सामने रखा गया। जन आंदोलन क्या होता है, जहाँ पर हर व्यक्ति उस आंदोलन से जुड़ा होता है। गांधीवादी स्वच्छता और स्वच्छ भारत अभियान दोनों इस विचार से स्थापित है। मतलब गांधीवादी जो महात्मा गांधी है उनका विचार भी क्या का था, स्वच्छता से संबंधित, और स्वच्छ भारत अभियान है वो कठिन लिए हुए थे आपके सामने, जो महात्मा गांधी है उनका विचार से लिए हुए थे। गांधी जी ने स्वयं समाज में झाड़ू उठाकर समाज को संदेश दिया था, और आज स्वच्छ भारत अभियान की सिख परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो महात्मा गांधी क्या करो, सबसे पहले भाई महात्मा गांधी आपके सामने जो झाड़ू उठाई और स्वच्छता है, उन लोगों के बीच में स्वच्छता है उनको संदेश देने को कार्य करो था। ये तो थी आपके सामने यूनिट फर्स्ट। अब अपन जो पर्सन नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का अब पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का सेकंड पर्सन, स्वच्छता, स्वास्थ्य व सतत अपशिष्ट प्रबंधन। स्वच्छता क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, और आपके सामने जो सतत अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को बताना, आपको इसके महत्व को आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छता, स्वास्थ्य और सतत अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, एक दूसरे से पूरक है। पूरक क्यों, एक दूसरे से संबंधित है। जब एक बात सोचो, अगर कोई आदमी अपने घर में स्वच्छता रखा है तो स्वच्छता रखोगे जब क्या होगो, वो स्वस्थ रहोगो। और स्वच्छता राखी कर जागी जब आप सतत अपशिष्ट कचरा को प्रबंधन करना। मतलब देखो के कर्स का आप अपने घर तो साफ सफाई कर ली, लेकिन क्या कचरो बाहर ने फिर क्या है घरों बाहर ने, तो क्यों गो वह माखी बिन बनाई और थारे घर आकर खाना पा के बैठी और थे बीमार। उसको एक दूसरो चीज़ के कर्स का वो कचरा ने कचरा वाली गाड़ी आई या फिर डस्टबिन में फेंका है और डस्टबिन ने बंद कर रखा है। तो इससे क्या होगा, थारा जो बीमारियों का फैलने का कम चांस ही, बदबू कौन फैलेगी, कचरो है ना वो इन्हें बिना कौन फैलेगो, जानवर उन खा के खुद बीमार को नहीं होगा। समझ में आ गया ना आपका। तो यही है, अगर आपको स्वच्छता भी रखनी है तो वो कैसे रखनी है, अपशिष्ट प्रबंधन करके, कचरे का सही से निस्तारण करके आपको रखनी है। और सही से कचरे का निस्तारण करोगे तो स्वच्छता रहेगी, और स्वच्छता रहेगी तो आपका स्वास्थ्य वो सही रहेगा। अगला क्या, स्वच्छता केवल का अर्थ केवल गंदगी हटाना ही नहीं, बल्कि ऐसे वातावरण को बनाना है जो बीमारियों से मुक्त हो। तो जिसमें आपको क्या करना है, आपको स्वस्थ वातावरण है उसको निर्माण करोगे आप। स्वच्छता और स्वास्थ्य में संबंध, तो स्वच्छता और स्वास्थ्य में क्या संबंध होता है, तो आपको पता है स्वच्छता क्या होती है। स्वच्छता होती है कि जैसे आप अपने घर में साफ सफाई रखोगे, कचरा नहीं फैलाओगे, आप खुद स्वस्थ मतलब अपने साफ समय से नहाओगे, सही से खुद के वस्त्रों को अच्छे से पहनोगे, साफ सफाई करोगे अपने आसपास ताकि ज़्यादा मक्खियाँ वगैरह नहीं बिन बनाएं। और आपके घर में अगर कोई पानी जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वहाँ पर क्या करोगे आप, उस पानी के अंदर पानी को आप साफ रखोगे एकदम, है ना, उसमें, ताकि मलेरिया, डेंगू जैसी, टाइफाइड जैसी बीमारियां ना फैल सकें। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। अगर आप क्या करोगे, आपके घर में एक टंकी है और उसमें पानी इकट्ठा हुआ है बारिश का, तो उसमें क्या हो जाएंगे, लार्वा पनपेगा, और लार्वा से क्या हो जाएंगे, डेंगू और आपके सामने मलेरिया और जैसी बीमारियां होने के चांसेज होते हैं। साथ के साथ अगर आपने गंदा पानी पी लिया तो इससे क्या हो सकता है, आपको टाइफाइड व हैजा जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो इसीलिए जो महात्मा गांधी ने जीवन में क्या बताया था, स्वच्छता को मूल तत्व माना था। क्यों, क्योंकि स्वच्छता रखोगे तो बहुत सी बीमारियों से आप बच जाओगे। अगला क्या है, सतत अपशिष्ट प्रबंधन। तो सतत अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, आपको पता है हमारे जो आसपास हैं शहरों हैं वो बहुत तेज़ी से उनका निर्माण हो रहा है। इससे क्या है, शहर है तो वहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं भाई, थोड़ी थोड़ी बड़ी एक बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा लोग, 100 से ज़्यादा लोग रह लेते हैं। तो इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो कचरा भी उत्पन्न होगा उस चीज़ से। तो क्या होगा, उस कचरे का सही से प्रबंधन करना भी जरूरी है, ताकि पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं फैले और स्वास्थ्य का संकट है वो भी नहीं देखने को मिले। तो यही चीज़ है कि आपको अगर कचरे का तुम सही से निस्तारण करोगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का प्रदूषण भी नहीं फैलेगा और स्वास्थ्य का संकट वो भी नहीं देखने को मिलेगा, आपका स्वास्थ्य वो भी सही रहेगा।
सतत अपशिष्ट प्रबंधन का तात्पर्य यही है कि कचरे को न केवल नष्ट किया जाए बल्कि उसको कम किया जाए, पुनः उपयोग किया जाए और पुनर्चक्रण किया जाए। तो कचरे को, जो कचरा है उसका, कचरे का सतत अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ यही नहीं है कि कचरे का आपने उपयोग कम कर दिया, मतलब कचरा उत्पन्न करना, कचरा है उसको खत्म कर दिया, ये नहीं है, बल्कि उसको कम करो, कम से कम कचरा उत्पन्न करो। अगर आपने कर दिया है, अगर कचरा उत्पन्न किया है तो उस अगर कचरे में अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप फिर से उपयोग कर सकते हो, आपको घर से फिर से काम रखिए। जैसे कि काफ़ी बार क्या होता है, आप बाहर से कोई प्लास्टिक की चीज़ खरीद के लाते हो कोई डब्बे में, तो उसको क्या कर सकते हो, उसको सजावट के रूप में काम ले सकते हो। समझ में आ गया ना। तो कचरे को पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। आप घर में कुछ ऐसा कचरा है जिसको आप क्या क्या कर सकते हो, कबाड़ी वाले को दे सकते हो, जिसका पुनर्चक्रण हो सकता है। जैसे प्लास्टिक का कचरा, लोहे का कचरा, ऐसे कचरा होता है उसको क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण हो सकता है। तो उस प्रकार के कचरे को क्या करना, आपको उसको पुनर्चक्रण के लिए देना चाहिए। होगा क्या इस चीज़ से, एक तो पर्यावरण दूषित होने से बच जाएगा आपका, दूसरा क्या, प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें भी आपको क्या होगी, बचत होगी। बार बार आपको पता है प्लास्टिक वगैरह का यूज करते हो तो इससे क्या हो जाती है, हमारी मृदा है वो, जो मिट्टी है वो खराब हो जाती है, तो उस चीज़ से बचत होगी। दूसरा क्या, आर्थिक लाभ होगा, जैसे जैविक कचरे से खाद व ऊर्जा। तो क्या कर सकता है, मैंने आपको नॉर्वे का एग्जांपल देके बताया था, वो एक ऐसा देश है जो क्या करता है, अपने कचरा होता है उस कचरे से बिजली बनाने का कार्य करता है। कचरे से क्या करता है, बिजली का निर्माण करता है, और उस बिजली का क्या करते हैं, वो खुद भी उपभोग करता है और दूसरे देशों को भी बेचता है। तो हम भी कुछ ऐसी तकनीक बना सकते हैं कि कचरे से कुछ बिजली वगैरह बना दी जाए, ऊर्जा वगैरह बना दी जाए, और जो गीला कचरा है घर से आपके निकलता है, रसोई घर से, उसको क्या कर सकता है, कंपोस्ट बनाई जा सकती है या खाद बनाई जा सकती है। अगला क्या है, समाज स्वस्थ और रहने योग्य बनता है। अगर आपका समाज स्वस्थ होगा तो लोग स्वस्थ होंगे, और लोग स्वस्थ होंगे तो खुशहाली आपके समाज में देखने को मिलती है। तो यही है, अगर समाज है वो रहने योग्य बनता है और समाज है वो स्वस्थता सबसे पहले ज़रूरी पहलू होता है, जिससे क्या होता है, समाज है वो आगे भी बढ़ता है। भाई अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तो काम करेगा तो दो पैसा होगा, और पैसा होगा तो अपना आप ही खुशहाली देखने मिलेगी। निष्कर्ष की बात करें, स्वच्छता और मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। तो आपको पता है स्वच्छता है वो अगर कोई मानव जीवन है उसके लिए सबसे ज़रूरी पहलू है। सतत अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी साधन है। मतलब लगातार कचरे का सही तरीके से निस्तारण करना आपका क्या है, सबसे ज़रूरी पहलू है आपके कचरे को सही से रखने का। अगर इस तीनों का समन्वय किया जाए, स्वास्थ्य का, स्वच्छता का और कचरे का, तो इससे क्या होगा, आपके सामने एक बेहतर जो आपका भविष्य है उसका निर्माण हो सकता है। समझ में आ गया। आप सही से कचरे का निस्तारण करोगे तो स्वच्छता रहेगी, और स्वच्छता रहेगी तो आपके सामने क्या रहेगा, आपके सामने आप स्वस्थ रहोगे। तो यूनिट फर्स्ट के जितने दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट रिवीजन कर रखा है, वो जाकर भी आप आराम से पढ़ सकते हो उसको। यूनिट नंबर थर्ड की जो यूनिट नंबर सेकंड के अगले प्रश्न की बात करें, ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज 2014 नवाब 2022 में तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो भाई आपको बताना है कि स्वच्छता है 2014 में कहें कि, 2022 में स्वच्छता कहें कि, स्वच्छ भारत अभियान का बाद में स्वच्छता कहें कि है, और अब 2022 में अब थे स्वच्छता, देखो तो अब स्वच्छता कहें कि को तुलनात्मक अध्ययन करना। सबसे पहले बात करें, ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से परिवर्तन देखने मिले हैं। मतलब 2014 में मैं बता दूँ था, भारत में लगभग 38% सिर्फ ग्राम शौचालय थे, और सरकारी आंकड़ा के अनुसार 2022 में भारत में लगभग जो राज्य हैं मतलब थे 90% से ज़्यादा ग्राम के मिला को शौचालय देखने मिला है। और इससे क्या कर दिया गया, भारत के लगभग जो गांव हैं उनको खुले से शौच मुक्त घोषित कर दिया गया, ओपन डिफेक्शन के नाम से घोषित कर दिया गया। मतलब लगभग जो गांव है या लगभग जो शहर है उनको क्या कर दिया गया, खुले से शौच मुक्त घोषित किया गया है। जो से क्या बीमारी, अस्वस्थ वातावरण और महिलाओं के सुरक्षा समेत गंभीर समस्याएं बनी रहती थी। तो पहले आपको पता लगभग लोग क्या जाते थे, बाहर खुले में सो जाते थे, तो इससे क्या हो जाता था, अस्वस्थता भी देखने को मिलती थी। भाई मक्खियाँ वो आपके खाने पर बैठती हैं, खाने को खराब कर देती थी, है ना, और भी वातावरण भी खराब होता था। साथ के साथ महिलाओं की सुरक्षा संबंधित जो समस्या थी वो भी इस चीज़ से नियंत्रण में आ गई। अब क्या करते हैं, 2014 के बाद में स्वच्छ भारत मिशन है, ग्रामीण मिशन की शुरुआत की गई, और इसमें सबसे पहला लक्ष्य क्या था हमारा,
कि खुले से शौच मुक्त भारत है उसका निर्माण करना, मतलब हमारे हर घर में शौचालय का निर्माण करना और सभी लोगों को जागरूक बनाना कि वो क्या करें, शौचालय का उपयोग करें। समझ में आ गया। अब 2022 में क्या हुआ, 2014 में तो आपको बता दिया कि सिर्फ 38% घरों में शौचालय था। तो 2022 में क्या हुआ, लगभग सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग 100% घरों में, मतलब हर घर में, ग्रामीण क्षेत्र में आपको शौचालय की सुविधा है, मतलब हर घर में लगभग शौचालय बनवा दिया गया है। साथ के साथ भारत के लगभग जो गांव होते हैं उनको ODF, मतलब आपको खुले से शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। और बल्कि लोगों के घरों में सिर्फ शौचालय का निर्माण ही नहीं किया, मैंने आपको बताया था ना कि भाई कई लोग होते हैं जिन्होंने शौचालय का निर्माण तो कर लिया लेकिन जाते तो बाहर है। इससे ऐसा नहीं करके बल्कि लोगों की सोच में बदलाव करने का कार्य किया, लोगों को जागरूक किया गया है कि वो क्या करें, वो सोच को उपयोग करने में, शौचालय का उपयोग करने के लिए जागरूक रहें। बल्कि उनकी जो व्यवहार परिवर्तन अभियान है, तो अलग अलग प्रकार के अभियान चलाकर लोगों के व्यवहार होता है उसको बदलने का कार्य किया गया, कि लोगों को जागरूक किया गया कि कम थे शौचालय करो तो घर से बाहर न जाए। इसके माध्यम से क्या है, लोगों की स्वच्छता के महत्व को जागरूक किया गया है। 2014 के अंदर क्या था, मैं बता रहा हूँ आपको, 38% कवरेज थी वो खुले से शौच, खुले में लोग शौच के लिए जाते थे। 2022 में क्या है, 100% लोग हैं वो ODF लक्ष्य की प्राप्ति देखने को मिलती है। ये हो गया आपके सामने खुले से शौच से संबंध, जो मतलब आपका 2014 से लेकर 2022 के बीच में जो कंपैरिजन था वो मैंने आपको करवा दिया है। अगला क्या है, खुले में शौच मुक्त ODF और ODF प्लस मॉडल के प्रमुख संकेतक क्या हैं। तो इसमें दो मॉडल थे, एक तो था ODF था क्या, खुले से शौच मुक्त ग्रामीण, और खुले से शौच मुक्त ग्रामीण प्लस, जहाँ एक मोबाइल को नहीं है प्रो और प्रो मैक्स, तो यो अंतर है दोनों। तो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांवों का क्या लक्ष्य रखा था। इसकी क्या संकल्पना थी कि किसी गांव, ग्राम पंचायत या क्षेत्र में सभी लोग क्या नियमित रूप से शौचालय का उपयोग कर सकें। मतलब क्या क्या कहा गया था इसमें कि कोई गांव हो गया, कोई पंचायत हो गया, किसी भी क्षेत्र के जो लोग हैं वो नियमित रूप से जो आपका शौचालय है उसका उपयोग में ले सकें। ये आपको ODF जो मिशन था उसमें किया गया था। उसमें सिर्फ क्या था कि लोग हैं वो सिर्फ क्या है, गांव को खुले से शौच मुक्त घोषित करने का प्रयास किया जा सके, और लोग हैं वो क्या करें, शौचालय का उपयोग भी करें। प्रमुख पॉइंट क्या है इसमें, सभी परिवारों में शौचालय की उपलब्धता करवाना। तो ODF में क्या किया गया था, प्रमुख पॉइंट यही थे कि सब गांव के सभी लोगों को शौचालय की उपलब्धता करवाना पहला प्राथमिकता थी। दूसरा क्या है भाई, शौचालय तो बनवा दिया लोग, लेकिन लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किए गए थे। अगला क्या है, सामुदायिक सहभागिता। तो हर व्यक्ति, ग्रामीण स्तर पे नागरिक क्या की गई, निगरानी की गई, जन जागरूकता अभियान चलाए गए, जिससे क्या है जो समुदाय, सारे के सारे गांव के लोग हैं उन लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई कि हमारी सहभागिता, हम सब मिलकर क्या करेंगे, गांव को खुले से शौच मुक्त बनाएंगे। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्या है, ODF प्लस मॉडल। तो ODF प्लस मॉडल क्या होता है, ODF प्लस स्थिति में को बनाए रखने के लिए व्यापक स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु ODF प्लस मॉडल की अवधारणा लाई गई। मतलब क्या है कि गांव में स्वच्छता के साथ साथ आपने व्यापक स्वच्छता क्या है कि केवल शौचालय को उपयोग ही नहीं करना है। मतलब अया को नहीं कि सिर्फ शौचालय को उपयोग कर रहे हैं लेकिन गाँव में कचरो फैला रखा है, अया नहीं, बल्कि ठोस व जो तरल कचरा है उसका सही से अपशिष्ट है उसका क्या किया जाए, सही से निस्तारण किया जाए। जैसे घरा का बाहर है जो घरा का बाहर नाली जा रही थी, पानी भेड़ हो रही हो, तो उसकी जगह क्या करती हो, सोखता गड्ढा बना दिया। अब रिपिया है ना सोखता गड्ढा का, लेकिन उसके जहाँ तो थे घरा की कोई बनवा ली। और क्या है दूसरी चीज़ क्या है, हर गांव में क्या कि ये जो अया का गांव था ODF प्लस गांव था, उसके अंदर क्या करे गो जो कचरा पत्थर रखा गया, तो ये सारी चीज़ की गई। इसमें क्या है, प्रमुख संकेतक क्या थे, सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, इसमें कचरे का प्रबंधन किया गया, पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग का ध्यान रखा गया। मतलब कचरे है उसका निस्तारण किया गया, पुनः रिसाइकलिंग के लिए जो पुराना जो सॉलिड कचरा था उसको रिसाइकलिंग के रखा गया, और कंपोस्ट बनाना, जो गीला कचरा था उसको कंपोस्ट बनाने का ध्यान दिया गया। अगला क्या, तरल अपशिष्ट प्रबंधन। तो तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, मतलब जो गंदा पानी होता है उसका वैज्ञानिक ढंग से क्या निस्तारीकरण करना। मतलब जो गंदा पानी निकलता है उसका क्या करना है, सोखते गड्ढे बनाओ, या फिर ASTP, मतलब जो आपके सामने पानी को इकट्ठा करके उसका क्या कर सकते हैं अपन, उसका फिल्टर भी किया जा सकता है।
समझ में आ गया। और जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाने की भी बात की गई, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो तरल पानी निकलता है उससे क्या मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, पानी अगर भूजल में चला जाता है तो उससे भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं, उससे लोगों को निजता मिले। स्वच्छ सार्वजनिक स्थान, तो स्वच्छ सार्वजनिक स्थल कैसे होते हैं, जैसे सड़क, विद्यालय, आंगनबाड़ी आदि की नियमित सफाई करना। तो जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो आपके आसपास के जो सार्वजनिक जगह होती हैं, जैसे सड़कें, विद्यालय, आंगनबाड़ी हैं, इनकी क्या की गई, लगातार रूप से सफाई करते रहना, ताकि अगर आपका वातावरण, आसपास का जो जगह है वो अगर साफ सुथरी रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, तो इससे क्या रहेगा, आपका जो वातावरण है वो स्वस्थ रहेगा। तो इसमें क्या है, क्योंकि भाई वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग क्या अपने घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन जय बात आओ को सरकारी जगह की, तो क्या वो एक ही उद्देश्य रेखी कहें तोड़ फोड़ दो अपनी थोड़ी है ना। तो एक लिए क्या करेगा, सरकार यो नियम बनाएगा कि सार्वजनिक स्थल की भी अपना सफाई करनी है, सार्वजनिक शौचालय है उसकी भी साफ सफाई आप खुद ही करांगा, लोगों ने जिम्मेदारी दी गई। स्वच्छता व्यवहार का स्थानीयकरण करना, मतलब लोगों ने क्या कर दिया, लोगों के अंदर भाई कई लोगों में ये था कि शौचालय तो बनवा दिया पैसे लेकर सरकार से, लेकिन उसका उपयोग नहीं करना था। भाई जवान आदमी तो समझ जाता, लेकिन बूढ़ा ठेरा खा देता, मत कौन जो जना क्या करे जा। तो लोगों ने सब लोगों ने जब बना के इकट्ठा करके जिम्मेदारी का अभियान चलाया गया, स्लोगन लिखा गया, टेलीविजन पर अलग अलग प्रकार का ऐड चलाया गया, ताकि क्या है जो लोगों की आदत है उनमें बदलाव लाया जा। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि लोगों की जो आदत थी वह बदली जाए। अगर लोगों की आदत सुधर जाएंगी तो सारा काम अपना आप सुधर जाएगा। अगला क्या है, क्योंकि भाई सरकार कितने भी प्रयास करते रहे, अगर लोगों की आदतें नहीं सुधरेंगी तो कुछ सही नहीं हो सकता। अगला क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी करना। तो ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी करना क्या होगा, स्वच्छ समितियों का गठन करना। तो स्वच्छता से संबंधित जो जितनी समितियां हो गई, समुदाय हो गया, मतलब लोगों को क्या है 5-10 लोगों को मिलकर हर जो समाज है वहाँ पर क्या है एक समिति बना दी गई, जिनका कार्य क्या था, जिनका कार्य सिर्फ इतना ही था कि वो क्या करेंगे, वो समुदाय में सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे कचरे की निस्तारीकरण की। तो ये था आपके सामने यूनिट नंबर 2 का रिवीजन। अब देखेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ अपन। यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, स्वच्छ शहरों में सतत स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों का विवेचना कीजिए। मतलब शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या है सतत स्वच्छता देखने को मिलती है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, उनकी जो चुनौतियाँ आपके सामने देखने को मिलती है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, उसको कैसे अपन नियंत्रण में कर सकते हैं इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। भारत में तीव्र शहरीकरण ने जनसंख्या अवसंरचना और संसाधनों पर गहरा दबाव डाला है। तो आपको पता है भाई शहरों में पहले बहुत कम जनसंख्या करती, लेकिन आज के टाइम में कितनी जनसंख्या देखने में मिला था ना। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या है जो संसाधन है उन पर जोर पड़ेगा। अब संसाधन क्यों ही जय मैं थाने एग्जाम्पल बताए ना, पहले घर में क्या था, एक माता पिता और 2 उनका बच्चा था, फिर क्या हो भाई दोनों की शादी कर दी, 2 लड़का था, दोनों की शादी कर दी तो 2 उनकी वाइफ आ गई और 2 उनके बच्चे हो गए। तो पहले कितने 4 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए 8 व्यक्ति हो गए। तो पहले क्यों, पहले भाई आप 50,000 की लीटर की एक टंकी काम चल जाया कर, तो अब क्या अब 80,000 की लेनी पड़ रही है, समझ में आ गया। तो 30,000 लीटर पानी ज़्यादा लग रहा है ना। तो यही बात है, यो क्या है वो पानी है वो क्या संसाधन हुआ है, हवा पानी जो आपके आसपास जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो क्या है संसाधन के रूप में उसको जाना जाता है। तो इससे क्या होता है आपको सतत स्वच्छता, मतलब लगातार स्वच्छता, एक ऐसा स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना जिससे क्या हो आपके सामने दीर्घकालीन आपको स्वच्छता के प्रभाव देखने को मिले। और सॉलिड वेस्ट, और साथ के साथ हर घर से जो कचरो निकला है सॉलिड ठोस के रूप में उसको निस्तारीकरण करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्या है सतत स्वच्छता की चुनौतियाँ। तो जो सतत लगातार स्वच्छता उसकी चुनौतियाँ क्या हैं, सबसे पहला जनसंख्या दबाव। तो सतत जो स्वच्छता उसमें क्या है तेज़ी से बढ़ती शहरी आबादी के कारण शौचालय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो क्या आप थान भी रहे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो सीवरेज निकला बहुत ज़्यादा, और भारत में इतना ज़्यादा सीवरेज प्लांट ही को नहीं जन क्या करे जा उस सीवरेज को ट्रीटमेंट करे जा। तो उनके है कोई नदी में भर देंगे, कोई नाला के रूप में भर देंगे, और उससे क्या है आगे जाके प्रदूषण फैला है। अगले पॉइंट क्या गंदे पानी का निस्तारीकरण करना। तो अधिकांश शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सीमित क्षमता से अधिक पानी निकलता है। तो यह भी भाई चीज़ है कि भाई गंदो पानी इतना ज़्यादा निकले उसको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट को नहीं हो, इससे अधिकतर पानी कटे जाए नदियाँ में जाए और नदियाँ क्यों ही उससे खराब हो जाएंगी।
प्रदूषित प्रदूषित देखना पड़े। अब यमुना थान भी रहा, यमुना थार गांव का नाला जो शहर में जो नालों निकले ना वो जो है कि यमुना बच रही है। क्यों है? क्योंकि किमें तो उद्योगों का कचरो जा, किमें सीवरेज को पानी चलो जा। अगला क्या है? अनौपचारिक बस्तियाँ। अनौपचारिक बस्तियाँ क्या होती हैं? जैसे झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? स्वच्छता सुविधाओं का अभाव के कारण गंभीर स्वास्थ्य को उत्पन्न कर देते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग नहीं भाई बनना इतना स्वच्छता के बारे में ज्ञान भी को नहीं हुआ है, और ज्ञान हो जद के करने बेचारा अगर पिसा को नहीं हुई है ना। स्वस्थ रहने के लिए भी थोड़े बहुत तो पैसे चाहिए ना आदमी को, और आवास ही नहीं है तो उनके पास घर ही नहीं है। तो इससे क्या होता है? वो लोग बेचारे एक तो रहते ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके आसपास गंदगी देखने को मिलती है। इससे क्या होता है? वो हमेशा आपके सामने जो बीमारियां उनका शिकार रहते हैं। अब क्या? ठोस प्रबंधन की चुनौतियाँ। तो ठोस कचरा है उसके प्रबंधन की अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ हैं। पहला है कचरे की मात्रा। तो शहरी भारत प्रतिदिन लाखों टन कचरे का उत्पन्न करता है। तो जो भारत में जो शहरी भारत है ना वहाँ पर क्या हर रोज लाखों टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसका संग्रहण और निस्तारीकरण करना कठिन है। तो आपको पता है भाई भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, हर रोज इतना कचरा निकलता है, और इतना कचरे को आप कोई भी वैज्ञानिक विधि लगा लो उसका निस्तारीकरण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा क्या? कचरे का पृथक्करण न होना। तो भारत में अधिकांश घरों में लोगों को ये नहीं पता है कि गिल्ला कचरा कौन सा है, सूखा कचरा कौन सा है। भाई थान थोड़ी बेरो आज तक बेरो कि कदे कौन सो गिल्लो कचरो कौन सो सूखो है, और वो तो आप अलग तो करना हाथ को नहीं। तो यही है, हम क्या करते जाते हैं, हम उसको ना सही से अलग करके नहीं फेंकते हैं, गीले और सूखे कचरे को इकट्ठा ही फेंक देते हैं। इससे क्या रिसाइकल करना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है कचरों को। अगले वाला पॉइंट क्या है? लैंडफिल की समस्या। तो कचरा डंपिंग ग्राउंड्स की क्षमता से अधिक बढ़ चुके हैं। तो भारत में क्या है कि जो कचरे के जो ग्राउंड है जहाँ पर थान बेरो मैं दिल्ली को एग्जांपल दे के बताया, दिल्ली में थारा शहर में जो सब ऊंची इमारत है ना और सबसे बड़ो थारो ग्राउंड है, जो कॉलेज की थारी इमारत है ना, यूँ ऊंचा ऊंचा कचरा का ढेर लाग रहे हैं। उन्हें क्या बोले जाए? लैंडफिल बोले जाए। जैसे कचरों गिरे जाए उनके डंपिंग ग्राउंड है, लैंडफिल के नाम से जाना जाता है। और वो क्या है? वो अपनी क्षमता से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है? भूजल प्रदूषण देखने को मिलता है और आसपास दुर्गंध है वो फैलती हुई दिखाई देती है। तो इससे दोनों प्रकार की बीमारी समस्या देखने मिली। एक तो भूजल जो प्रदूषित हो जाए, साथ के साथ आसपास जो अगला क्या? प्रबंधन में वित्तीय और तकनीकी की कमी। तो नगर पालिका, एक तो भारत में जो नगर पालिका है उसके पास पर्याप्त बजट भी नहीं है। दूसरी बात, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो क्या प्रशिक्षित भी नहीं है, ट्रेनिंग भी उनके पास पर्याप्त नहीं है, और आधुनिक तकनीक का भी अभाव देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया आपको? प्रबंधन और वित्तीय की और तकनीक की कमी भी देखने को मिलती है भारत के अंदर। निष्कर्ष की बात करें अपन, शहरी भारत में सतत स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अवरोध, बल्कि भारत में क्या है सबसे बड़ी कमी क्या है? हमें शहरी भारत में ठोस कचरे की सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि हमें अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा ताकि जो कचरा है उसका निस्तारीकरण अच्छे से हो सके। यह तो था 5 नंबर प्रश्न। अब बढ़ेंगे अगले नंबर प्रश्न की तरफ, 6 नंबर प्रश्न की तरफ। गार्बेज फ्री सिटीज़ की अवधारणा और उसके प्रमुख मानकों को स्पष्ट कीजिए। तो आप कचरा मुक्त जो शहर है उसकी अवधारणा को बताइए और उसके जो प्रमुख मानक होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो गार्बेज फ्री सिटीज़ क्या होती हैं? गार्बेज फ्री सिटीज़ है यह भारत के स्वच्छ भारत मिशन है, उसके शहरी मिशन 2.0 के अंतर्गत की गई है। मतलब ऐसे शहर जिसके अंदर कचरा न्यूनतम से न्यूनतम देखने को मिले, सही से उसका निस्तारीकरण किया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, ये सब योजनाएं हैं वो बनाई गई हैं। अवधारणा क्या है? गार्बेज फ्री सिटी वह शहर है जहाँ पे प्रत्येक घर, दुकान व स्थान में उत्पन्न ठोस कचरा वैज्ञानिक ढंग से संग्रहित किया जाए। मतलब जहाँ कोई दुकान है, कोई शहर के कोई संस्थान है, घर हो गया, हर जगह से जो कचरा उसको वैज्ञानिक ढंग से उठाया जाए, इकट्ठा किया जाए, अलग किया जाए और उसको रिसाइकल किया जाए। तो कचरे को सही से वैज्ञानिक ढंग से निस्तारीकरण करना ही क्या कहलाता है? गार्बेज फ्री सिटी है उनका लक्ष्य है कि भाई कचरों हर गांव की दुकान से, शहर से, हर जगह से उठाए जा, घर घर जाके डोर टू डोर जो कचरों को निस्तारीकरण करे जा। इससे क्या होगा? सड़क, नाले व सार्वजनिक स्थलों पर कचरा नहीं दिखाई देगा। और इससे क्या होगा? जो शहर होंगे, जो सड़क होंगे, नाले होंगे और सार्वजनिक स्थलों पर आपको कचरा नहीं दिखाई देगा। प्रमुख मानकों की बात करें अपन,
स्रोत पर कचरे का पृथक्करण करना, मतलब प्रत्येक घर और संस्थान से अपन क्या कर सकते हैं, गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक कचरे का अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, जो हमारा घर है, जो संस्थान है, उससे क्या है, गीला कचरा है, मतलब घर है कोई संस्थान उठ के गीलो कचरो क्या जाता है, रसोई में जो कचरो निकला है ना, वो गीलो कचरो है। समझ, कोई थे मान लो कोई सब्जी काटी तो वो जो कचरो हो, या फिर जो आपका सामने थे कि बोले अपनी फल फ्रूट खाए वो छिलका हो गया, सब गीला कचरा का अंतर्गत आना है। कचरे का 100% संग्रहण करना, मतलब हर घर से लगभग प्रयास किया जाए कि हर घर से कचरा उसको उठा लिया जाए, डोर टू डोर कलेक्शन किया जाए, जिससे क्या उस समय पर कचरे का प्रबंधन कर सकें। अगले क्या है, कचरे का वैज्ञानिक रूप से निस्तारीकरण करना, तो गीले कचरे को कंपोस्ट बनाया जाए या बायोगैस में बदला जाए। तो गीला कचरा उसको क्या कर सकते हैं भाई, तरह जो रसोई है उससे कचरो निकले, उनके कच को थे उन बाहर जो निकाल के फेंकने की बजाय उनकी के खाद बना सको, ताकि थारा घर में क्या है, एक तो खाद की खाद बन जाएगी और उनको और जगह भी उपयोग कर लियो जाको। लैंडफिल की निर्भरता में कमी, तो कचरे का सीधा डंपिंग करने के बजाय उसे पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। तो आप कचरा ने सीधो बाहर न फेंकने की बजाय उनके एकर्स का आप सीधो पुनः उपयोग कर सका के एकर्स का जो फॉर्मूला है ना, रिड्यूज, कम करना कचरे को, रियूज मतलब पुनः यूज करना, और रिसाइकल क्या है, पुनः चक्रण करना। ये जो विधियाँ हैं इनको अपन उपयोग में ले सकते हैं। अब क्यों है तीनों विधियाँ एक बार फिर से बता दूँ। जहाँ प्लास्टिक लेके आए थे, जहाँ प्लास्टिक थे लेके आए, तो प्लास्टिक को केकर्स को, जो प्लास्टिक को बैग है उन केकर्स को सबसे पहले रिड्यूस, मतलब उनको प्लास्टिक है उन जब ले आने गया तो थारकन प्लास्टिक को बैग देखने मिलो, एक जूट को बैग और एक कपड़ा को बैग हो, तो थे क्या करो, कपड़ा को बैग ना चूज करो की बजाय प्लास्टिक का बैग का बजाय। फिर रीयूज, तो अगर प्लास्टिक अगर गलती से ले भी आए तो को केकर्स को बार बार उपयोग कर सको, मतलब वही थैला से बार बार सामान लेके आगा। रिसाइकल के अब के वो पुरानों को तो केकर्स कौन कोई कबाड़ी वाला ने बेच दो, ताकि वो के उन्हें रिसाइकल कर लिया जा, पुनः चक्रण कर लिया जा, ताकि नए प्लास्टिक को बैग नहीं आए, वही प्लास्टिक जो पुराना था रिसाइकल करके नई थैली का रूप में बना दिया जाए। अगला क्या है, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब जो आपको पता है जो आपके सामने बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं वो निर्माण स्थल होते हैं, तो वहाँ से भी जो निकलता है मलबा उसको भी क्या कर सकते हैं अपन फिर से उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ भी नहीं समझो तो घना थारे कुर्सी ही बात टूट गई है ना, तो वो कुर्सी मान लिया कोई कांच को गिलास हो या कोई यहाँ की चीज़ जो टूट गई, जिन आप क्या एक डेकोरेशन के रूप में काम ले सका, तो ऐसी चीज़ों को भी अपन क्या कर सकते हैं अपनी सजावट के रूप में काम ले सकते हैं। आपका घर भी सुंदर लगेगा और उस कचरे को भी क्या सही से उपयोग में आ जाएगा। जैसे आपको नहीं देखा होगा, लड़कियां काफ़ी बार क्या करती हैं, जो पेन की रिफिल निकलती हैं उससे बहुत शानदार डिज़ाइन बना देती हैं घर में। अगला क्या, जागरूकता और नागरिकता सहभागिता, तो स्थानीय नागरिक संस्थान और नगर निकाय मिलकर कचरे के पृथक्करण और निस्तारीकरण का सहयोग कर सकते हैं। तो क्या है आपके सामने जो स्थानीय नागरिक है, जो आसपास जो गांवों के जो लोग रहने वाले हैं, स्थानीय नागरिक हो गए, संस्थान हो गए, और नगर निगम में जो लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, सभी लोग मिलकर लोगों को जागरूक करें कि भाई कचरे को अगर सिर्फ नगर पालिका की और सरकार की ही ये कार्य नहीं है कचरे को निस्तारीकरण करना, बल्कि आपका भी कुछ योगदान होना चाहिए कचरे को सही से निस्तारीकरण करने से। तो अगर लोग जागरूक होंगे तो क्या होगा, आपके सामने कचरा वो ज़्यादा सही से निस्तारीकरण हो सकता है उसका। तो ये थी आपके सामने यूनिट नंबर 3। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में सामुदायिक भागीदारिता और जन जागरूकता की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आपके सामने आपको पता है जो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी सफलता में जो सामुदायिक भागीदारिता देखने को मिलती है, मतलब हर समुदाय की जो भागीदारी है और जन जागरूकता है उसके बारे में आपको अच्छे से स्पष्ट करना है। स्वच्छ भारत अभियान है, एसबी है स्वच्छ भारत अभियान, ये केवल आपको पता है एक सरकारी कार्यक्रम ही नहीं था बल्कि एक जन आंदोलन था, मतलब हर व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। एक जनता का भी इसके प्रति क्या था, बहुत अधिक जुड़ाव था इस आंदोलन का। इसमें सबसे बड़ी सफलता का आधार क्या था, सामुदायिक भागीदारी, मतलब हर व्यक्ति या समुदाय का वो इस अभियान से जुड़ता है। और जन जागरूकता, मतलब जनता भी इस चीज़ के अभियान के प्रति जागरूक रही। सभी लोगों ने इस अभियान को अभियान की तरह नहीं लेकर एक अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया कि हम हैं वो क्या करेंगे, अपने समुदाय को स्वच्छ रखेंगे, हम हमारे गांव को हमारे शहर को स्वच्छ रखने का कार्य करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है।
अगले वाला पॉइंट क्या है, सामुदायिक भागीदारी। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों ने सक्रियता रूप से खुले से शौच मुक्त ओडीएफ की स्थिति प्राप्त की। तो गाँव के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, शहरों के लोगों ने जिम्मेदारी समझी और लोगों ने क्या किया, शौचालय का निर्माण भी किया और उसका उपयोग करना भी शुरू कर दिया, ताकि क्या है जो समाज है वो स्वस्थ रहे और कचरा वो कम से कम फैले। स्थानीय पंचायत, स्वयंसेवी संगठन और महिला समूह और युवाओं ने मिलकर क्या किया, शौचालय का निर्माण, कचरा प्रबंधन और सफाई अभियानों को आगे बढ़ाया। तो इसमें क्या था, आपके सामने जो स्थानीय पंचायत थी उनका भी सहयोग रहा, स्वयंसेवी जो संगठन थे उनका भी सहयोग रहा और महिलाएं जो समूह थे उनका भी क्या रहा, सहयोग रहा। इस सब लोगों ने क्या किया, शौचालय का निर्माण करने का कार्य किया, कचरे के प्रबंधन के लिए और सफाई अभियानों को आगे बढ़ाया। समुदाय सहयोग से गांव और मोहल्ला में स्वच्छता समितियां मिली। तो लोगों ने क्या अपने समुदाय में, अपने छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनमें जो समुदाय होते हैं, समाज होते हैं, उसमें क्या 5-6 लोगों को नियुक्त कर लिया ताकि वो क्या कर सकें, वो स्वच्छता समिति बनाई। और उनका कार्य क्या था, जो स्वच्छता से संबंधित निगरानी करना, सफाई करना और उनका नियंत्रित रूप से सुनिश्चित करना कि भाई सिर्फ लोग शौचालय का बनाए नहीं बल्कि उनका उपयोग भी करें। कचरे को सिर्फ क्या करें, कचरे को इकट्ठा ही नहीं करें, साफ सफाई नहीं करें, बल्कि उसको सही से निस्तारीकरण भी करें, उसको डस्टबिन में भी डालें। काफ़ी ग्राम पंचायतों में ऐसे फैसले लिए गए कि अगर कोई व्यक्ति सही से नियमों को नहीं मानता है तो उसको क्या किया जा सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्या, जन जागरूकता अभियान। तो जन जागरूकता अभियान चलाए गए अलग अलग प्रकार के, जैसे रैलियाँ निकाली गई, नुक्कड़ में नाटक किए गए, स्लोगन व मीडिया में प्रचार प्रसार किया गया। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने अभियान चलाए गए, जिससे क्या हुआ, लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिला था। तो यही है, जनता के द्वारा क्या अलग अलग प्रकार के जागरूकता अभियान चलाए गए, जिसमें स्लोगन, रैलियाँ, मीडिया प्रचार आदि देखने को मिलते हैं। गांधी जी का स्वच्छता दर्शन, स्वच्छता ही सेवा है जैसे संदेशों ने लोगों को प्रेरित किया। तो क्या हुआ, महात्मा गांधी ने स्वच्छता का लोगों को संदेश दिया कि स्वच्छता ही क्या है, स्वच्छता ही सेवा है। तो इस प्रकार के जो स्लोगन है उसने क्या लोगों को ना सिर्फ प्रेरित किया बल्कि लोगों आत्मीय रूप से लोगों का जुड़ाव हुआ इस चीज़ से। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को शामिल करना। तो जन जागरूकता के अभियान को किस में बदला गया, जन आदत में बदला गया, कि सभी लोगों की एक आदत के रूप में इन चीज़ों को बदल दिया गया कि सभी लोग क्या है, जन जागरूकता के रूप में एक दूसरे से जुड़े। अगला क्या, फिल्में, विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वच्छता की संस्कृति है उसको विकसित की गई। तो क्या क्या लोगों ने फिल्म और विज्ञापन और सोशल मीडिया के माध्यम से भी स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, तो 2014 में जहां पर सिर्फ 38% तक आपके सामने जो शौचालय थे वो आगे बढ़कर कितने हो गए, आपके सामने 100% तक शौचालय वो हर घर में देखने को मिले थे। इससे क्या हुआ, जो आपका समाज है उसमें हर जगह कचरे का निस्तारीकरण देखने को मिला, कंपोस्टिंग हो गया और रिसाइकलिंग जैसी जो प्रथाएं वो देखने को मिली। मतलब लोग हैं वो अब समझदार होने लगे, जागरूक होने लग गए। इससे क्या, कचरे का जो पृथक्करण मतलब कचरे को अलग करना भी लोगों ने सीखा, कंपोस्टिंग खाद बनाना सीखा और रिसाइकलिंग जैसी जो चीज़ें हैं वो अब लोग उनके प्रति जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं। लास्ट पर्सन अपना इस पेपर का, स्वच्छ भारत अभियान में वित्तीय और संचालन संबंधित चुनौतियों को विश्लेषण कीजिए। तो स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें क्या पैसे, वित्तीय और संचालन से संबंधित चुनौतियों के बारे में आपने बात करनी है। तो स्वच्छ भारत मिशन है SBA, यह क्या है, भारत सरकार की एक सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। मतलब 2014 में जब इस योजना को लॉन्च किया था तब की सबसे बढ़िया योजनाओं में से एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ खुले में शौच मुक्त गाँव ही नहीं बनाना बल्कि सतत स्वच्छता को भी प्रोत्साहित करना। मतलब हर व्यक्ति है उसकी जो वो स्वच्छ रहे, लगातार स्वच्छता के प्रति प्रेरित रहे, इस प्रकार के अभियान को बनाना। यद्यपि इस अभियान ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, क्या क्या, इस जो अभियान है इसमें बहुत ज़्यादा सफलता देखने को मिलती है, लेकिन इसमें कई अलग अलग प्रकार की जो चुनौतियां भी सामने आई, जैसे वित्तीय और संचालन संबंधित चुनौतियां। मतलब लोगों के पास पैसे की, जो भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि नगर पालिका या पंचायत हैं हर गाँव में जो आपके सामने घर घर से कचरा उठाया जाए, आपके सामने डस्टबिन वगैरह लगाए जाए। वित्तीय चुनौतियों की बात करें, पर्याप्त बजट का अभाव होना। तो शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन संयंत्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों जैसी जो विशाल धनराशि की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है भाई, शौचालय निर्माण के लिए सरकार ने काफ़ी पैसा लगाया,
कचरे को इकट्ठे करने के लिए भी लोगों ने क्या काफ़ी पैसा है वो खर्च किया। तो इस प्रकार के खर्च करने के लिए लोगों को या सरकार के पास बहुत अधिक पैसा चाहिए, और वो इतना पैसा सरकार के पास था नहीं। अगला क्या, अनुदान व असमान वितरण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान समय पर नहीं पहुंच पाया। तो आपको पता भाई गाँव में क्या है, लोगों को जागरूकता नहीं थी, टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जो सरकार ने पैसा लगाया वो भी लोगों तक इतना जल्दी पहुंच नहीं पाया, जिससे क्या निर्माण कार्य बहुत धीमा हुआ, हर व्यक्ति तक जो पैसा है वो नहीं पहुँच पाता है। अगला पॉइंट क्या, रख रखाव हेतु वित्तीय प्रावधानों की कमी। तो शौचालय के निर्माण में धर खर्च किया गया, परंतु उनके अनेक दीर्घकालीन रख रखाव में वित्तीय सहायता अपर्याप्त रही। मतलब ऐसे समझ लो कि आपने क्या कर दिया, कचरा पात्र तो लगा दिया, लेकिन अब वो टूट गया, तो उसका मेंटेनेंस भी तो करना है। शौचालय बना तो दिया, लेकिन उस शौचालय की नियमित साफ सफाई के लिए भी तो पैसा चाहिए। अब सरकार ने शौचालय तो बनवा दिए सार्वजनिक, लेकिन उनकी साफ सफाई के लिए किसी व्यक्ति को नहीं रखा, तो क्या थोड़े से दिनों में खराब हो गई। तो मेंटेनेंस के लोगों के सरकार के पास पैसे की कमी थी। अगला है संचालन संबंधित चुनौतियाँ। तो व्यवहारिक परिवर्तन। तो एक क्या है, लोगों ने क्या किया, लोगों के व्यवहार ऐसा था, लोगों को बाहर शौच जाने में क्या ज़्यादा अच्छा महसूस होता था, तो लोग क्या उनके बिहेवियर, उनके जो व्यवहार है उसमें बदलाव करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़े। क्यों, लोगों ने क्या शौचालय तो बना लिए, लेकिन उनको उपयोग करना शुरू नहीं किया था। अगला क्या, कचरा प्रबंधन में जटिलता। तो शहरों के अपने भारत के लोगों को कचरे को पृथक्करण करना, सॉलिड कचरा और ठोस कचरा और तरल कचरे में अंतर नहीं पता है लोगों को, उनको अलग करने का नहीं पता है। तो इससे क्या है, जो पुनर्चक्रण और कंपोस्ट की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से लागू करना कठिन हो गया। तो इससे क्या हुआ, रिसाइकल करना उसको और उसको खाद में बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल चुनौती है। अगला क्या, परिष्कृत मानव संसाधनों की कमी। साथ के साथ भारत में जो सफाई कर्मी हैं उनकी भी कमी देखने को मिलती है, और वो हैं तो भी उनके परीक्षण भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सही से कार्य कर सकें। अगला क्या, निगरानी और पारदर्शिता का अभाव। तो कई जगह आंकड़े का वास्तविक मेल नहीं खाते हैं। तो सरकार ने तो 100% शौच से मुक्त गांव घोषित कर दिए हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ चीज़ें कहाँ पर दिखाई देती हैं आपको, सिर्फ आंकड़ों में ही दिखाई देती हैं। वास्तविकता में काफ़ी ग्रामीण है, गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक भी शौचालय पूर्ण रूप से नहीं बने हैं। तो ये था आपके सामने स्वच्छ भारत से संबंधित कंप्लीट रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है।